नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि असम में 9 अप्रैल को चुनाव होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होगा, वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। केरलम में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और चुनावी नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। ऐसे में फिलहाल सभी की नजरें पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार समय के साथ गर्मा रही है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार एसआईआर का मुद्दा जमकर उठाया गया था। ममता बनर्जी ने खूब नाराजगी भी दिखाई थी, लेकिन अब जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है तो पश्चिम बंगाल में राजनीति किस ओर जा रही है चुनाव से पहले ये हम समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है पश्चिम बंगाल में। अगर इससे पहले चुनावों की बात करें तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार केवल 2 फेज में ही चुनाव होने हैं। तारीखों को कैसे देख रहे हैं और इसके साथ ही सीधे 8 चरणों से लेकर 2 चरण पे ये चुनाव आ चुके हैं? ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि पहले 8 चरण में चुनाव होता था, अब 2 चरण में हो रहा है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है। इस बात को चुनाव आयोग भी स्वीकार कर रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है तभी तो कम चरणों में हो रहे हैं इलेक्शन। बीजेपी या फिर उनके जो सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे फेज में इलेक्शन होते हैं तो लोकलाइज्ड हो जाते हैं। अब जल्दी से एकदम प्रचार होगा और मोदी जी की परेड ग्राउंड में एकदम इतनी बड़ी रैली हुई है और माहौल बना हुआ, इसलिए फटाक से 2 फेज में कर लेंगे और उसके बाद एक बार में चुनाव हो जाएगा तो पूरा पैन बंगाल असर उसका रहेगा, तो बंगाल का इशू रहेगा वो। तो हमारे लिए वो सुविधा हो जाता है कि नेशनल इशू रहेगा और अमार सोनार बंगला बनाना है, ये सब इशू रहेगा। तो अपने अपने हिसाब से लोग देख रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कल ही मैंने वीडियो भी उस पर किया है कि नरेंद्र मोदी ने हाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली की, जो उनका ब्रिगेड ग्राउंड वाला जो रैली था, उसमें बीजेपी वाले क्लेम कर रहे हैं कि ओवर 1 मिलियन लोग जुटे हैं, मतलब 10 लाख से ज्यादा। चलिए मैं उनके क्लेम को उनके क्लेम को बढ़ा चढ़ाकर भी मान लूं, लेकिन 10 लाख नहीं भी तो 5-6 लाख आदमी आए थे। अब 5-6 लाख अगर बीजेपी की रैली में लोग जुट रहे हैं, और मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि किस रैली में कितना लोग जुटे हैं, तो जब सिंगूर और नंदीग्राम भी हुआ था तब भी टीएमसी की रैली में 4.5 लाख लोग के आसपास आए थे, जो पूरा माहौल था। इससे पहले सीपीएम की रैली में आए थे, जब ज्योति बसु का एक था वहां पे, वो रैली थी शायद वो 1996-1997 में जी। वो क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने कुछ लेबर लॉज में अमेंड किए थे, शायद इंश्योरेंस सेक्टर में लाया होगा ये एफडीआई वाला, तो उसके खिलाफ एक रैली हुई थी। उसमें उनका क्लेम है कि 6-6.5 लाख लोग हमने जुटा लिए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी रैली अब हुई। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि वो रैली में सिर्फ पैसे देकर लाए गए थे या सिर्फ बसों से भरकर लाए गए थे तो ये झूठ होगा, क्योंकि कितना ही पैसा खर्च कर लो आप 3 लाख से 4 लाख आदमी नहीं जुटा सकते। अगर 7 लाख लोग जुटे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नेचुरल लोग आए हैं, स्वयं से आए हैं। अगर ये सही है कि चलिए 10 लाख नहीं, को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। टीएमसी ये कह रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आए और आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी चुनाव से पहले ही, तारीखों से पहले भांप रही थी कि फिलहाल बीजेपी की स्थिति बंगाल में कैसी होगी। इस हिसाब से तो कल शाम को पुजारी के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा की, तो कल शाम को घोषणा की, आज सुबह इलेक्शन के डेट अनाउंस हो गए। इसका मतलब चुनाव आयोग ममता दीदी में सेटिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर नेताओं के इस तरह के बयानों को आप तवज्जो देने लगिएगा तो रोज कुछ ना कुछ ये सब काम करते हैं। जिस दिन ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए 1100 रुपए की घोषणा की थी, तो वो क्या कोई चुनाव अगला दिन अनाउंस होने वाला था? अगर इससे मोदी से पहले अमित शाह ने इतनी सारी रैलियां की, तो क्या अमित शाह की रैली के 1-2 दिन बाद अगर चुनाव के डेट की घोषणा होती तो हम यही कहते। अब कोई ये पूछे कि आपने अंतिम समय में आपको कैसे पता चला कि कल अनाउंस होने वाला है, आपने क्यों पुजारी और वो मस्जिदों के जो मुअज्जिन क्या बोलते हैं उनको, उनके लिए पैसे की घोषणा कर दी? क्यों? देखिए, ममता बनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यूएसपी में हम बोलता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हम लोग मार्केटिंग में पढ़ते थे, तो ममता बनर्जी का यूएसपी है बंगाली अस्मिता,
फ्रीबीज और उनका गुंडा तंत्र प्लस प्रशासन, ये उनका यूएसपी है। बीजेपी का यूएसपी है बंगाल में बंद होते हुए इंडस्ट्रीज, बेरोजगारी, पलायन, एक घुसपैठिए। हाँ, दूसरा घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब जो करते हैं। तीसरा हिंदू यूनाइट हो। और चौथा बड़ी खूबसूरती से इन्होंने क्या किया है कि गांव गांव में जाके आरएसएस वाले जो काम कर रहे हैं ना, वो है। तो दोनों का मैंने यूएसपी बता दिया, अब दोनों की कमजोरी बता देता हूं। ममता बनर्जी की पहली कमजोरी यह है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में रिफ्ट है। हालांकि ऊपर ऊपर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब टीएमसी के अंदर जाएगा तो ममता बनर्जी परेशान है, आपस में इनके नहीं पट रहे। दूसरी कमजोरी है कि लगातार 12-13 साल का शासन हो गया और लोगों का जीवन स्तर बदल नहीं रहा है, जैसा था वैसा ही है। बिल्कुल। पंकज जी, आप फील्ड पे उतरे थे, आप लोगों के बीच में गए थे, आपने बातचीत की थी। उस दौरान जब आपने लोगों से बातचीत की, आप क्या भाप पाए वहां पर कि लोगों के मन में फिलहाल क्या है, क्या वो बदलाव चाहते हैं, किन चीजों से वो परेशान है? देखिए, मुझे 3 तरह के लोग बंगाल में मिले। एक तो कट्टर टीएमसी के समर्थक, जिसमें मुस्लिम्स भी थे और कुछ महिलाएं भी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महिलाओं को ऐसा लगता है कि ममता दीदी नहीं रहेगी तो उनका पैसा बंद हो जाएगा। जैसे एक परिवार में 4 महिला है, चारों को पहले 1000 रुपया मिलता था, बढ़ा दी है 1200 तो बरचौक 4800, मतलब 5000 रुपया तो घर बैठे आ रहा है बिना काम का। तो वो सोच रहे हैं कि 5000 रुपया अगर आ रहा है, अगर ये बंद हो गया तो इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब एक एवरेज परिवार को वहां पे 5 से 7000 रुपए यूं ही मिलते हैं। वो सोचती हैं ऐसा कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। तो एक तो वो वोटर हो गया कट्टर वाला। दूसरा वोटर हो गया बीजेपी के कट्टर वाला। उनसे जाके पूछे तो वो कहेंगे कि ममता बनर्जी ने तो बंगाल को बर्बाद कर दिया और गुंडा मवाली का सरकार है, और जहां हफ्ता वसूली है, तोलाबाजी है, वो है। ज्यादातर उनको उनके जो वर्कर्स, या मैं जो जाके देखा कि हिंदू मिडिल क्लास, वो ज्यादातर बीजेपी है। अब जो तीसरा वर्ग है जो कि न्यूट्रल है, उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। बंगाल में एक कहा जाता है भद्रलोक। भद्रलोक मतलब कि वो कोलकाता या बड़े शहरों में इंटेलेक्चुअल क्लास कह सकते हैं। वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो है ना, फेंस सीटर है। वो जिधर हवा देखता है उधर उछल के चला जाता है। जैसे सीपीएम के समय में ये सीपीएम था, लाल झंडा जिंदाबाद, और जैसे ही ममता बनर्जी आई ये दीदी जिंदाबाद हो गया। मैं उनके बीच गया और पता करने की कोशिश की इनके बीच क्या चल रहा है। तो पता है क्या चर्चा थी वहां पे, कि ममता बनर्जी ब्राह्मण है और अगर ब्राह्मण का राज चला गया तो हमारा क्या होगा। उनमें से ज्यादातर अपर कास्ट वाले थे। तो एक ने कहा वहां पे कि श्रमिक भट्टाचार्य भी तो ब्राह्मण है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, और बीजेपी ने जो राज्यसभा भेजा है राहुल सिन्हा को, वो तो कायस्थ हैं। कायस्थ ज्योति बसु वाली जाति, ज्योति बसु कायस्थ है वहां, और ममता बनर्जी ब्राह्मण है, जब भट्टाचार्य वगैरह सब ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण और कायस्थ को बीजेपी ने भेजा है। इसका मतलब कि जो वहां का जो सो कॉल्ड भद्रलोक है, उस पे को प्रभावित करने के लिए भेजा है। लेकिन उनको लग रहा है कि ये वो पता जो नहीं यार, तबका है उसके बारे में आप बता रहे हैं। वो जो बुद्धि विलासी लोग हैं, जो कि बंगाल में कहते हैं कि अमार सोनार मतलब बंगाल का कल्चर है, तो बंगाल का रसगुल्ला है, तो बंगाल का ये है वो है, जो कि माहौल बनाते हैं बंगाल बंगाल करके। उनके बीच अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो देखेंगे, वो हवा देखते हैं, भाप रहे। उनको ऐसा लगता है अगर लगेगा ना उनको कि बीजेपी आ रही है, तो अचानक देखिएगा कि रातों रात कलकत्ता में सब बीजेपी होने लगेगा। जय भगवा, आमी हिंदू और तुम्हें हिंदू सब करना शुरू कर देंगे। वो अभी वो कह रहे हैं कि सेकुलर जो है और हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब। वो उस क्लास को बहुत सारे लोग उसको भद्रलोक बोलते हैं, और मैं उनको मतलबी क्लास कहता हूं। वो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, वो किसी के सगे नहीं है, वो जिसकी सरकार है वो उसके। और ये जो क्लास है ना, ये बंगाल का नैरेटिव जो है वो चलाता है। वो फिल्मों में है, वो कलाकार हैं, वो पत्रकार हैं, वो टेलीविजन चैनल पे आपको दिख जाएगा, वो कल्चरल एक्टिविटीज में दिखेगा। ये मतलबी क्लास जो है ना, जब ये बोलने लगता है तब पता चलता है कि बंगाल की हवा बदल रही है। और मैं इसका एक इंडिकेशन दे देता हूं शॉर्ट में। कोलकाता हाईकोर्ट बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ, वहां पे बीजेपी जीत गई सारी की सारी सीटें। ये था भद्रलोक वाला वो।
ठीक है। काम। आप जाके एक और अभी इलेक्शन हुआ था कोलकाता में ही, वहां पे बीजेपी जीती है। इसका मतलब जानते हैं क्या, कि इंटेलेक्चुअल क्लास धीरे 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 वो भी समझ रहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत बहुत इस बार चल जाए तो चल जाए, इसके बाद वो कभी नहीं चलेगी। तो बीजेपी का दिन आने वाला है, तो पहले बीजेपी की तरफ हो जाओ। ये ऐसे लोग हैं। मुझे तो मैंने यही रीड किया। पंकज जी, आप कमजोरी की बात कर रहे थे, तो अगर टीएमसी की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी इस चुनाव में टीएमसी की क्या रहेगी और अब बीजेपी की क्या रहेगी? कमजोरी टीएमसी की सबसे बड़ी है उनका इंटरनल रिफ्ट। पार्टी में आपस में खूब झगड़ा है, खूब। अभिषेक बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री बनना है, और जो कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा और वो जो कौन कृति आजाद, ये सब जो है ना, ये सब अभिषेक बनर्जी के गुड बुक में नहीं है। वो अपना दूसरा, उनका अपना गैंग है। उसमें कुणाल घोष भी आ जाते हैं। कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, कृति आजाद, महुआ मोइत्रा, ये सबका अपना ये है। और जो अभिषेक बनर्जी वाला जो गुट है, वो सो कॉल्ड यंग है, मॉडर्न है, थोड़ा सा पैसे वैसे वाला है, लेकिन थोड़ा करप्शन के भी चार्जेज इन पे हैं। इस बार टिकट में अगर अभिषेक बनर्जी की चल गई तो फिर ये विरोध करेंगे पुराने वाले सारे, और पुराने वालों की चली तो अभिषेक बनर्जी विरोध करेंगे। वहीं पे बीजेपी के लिए चांस बनता है। बीजेपी वहां एक काम ठीक कर रही है इस बार, कि बहुत ज्यादा बाहर के नेताओं से प्रचार नहीं करवा रही है। बंगाल के चुनाव को गलती से ममता बनर्जी ढूंढ रही है मौका, वो मौका ढूंढ रहे कि कैसे मैं बंगाली बनाम नॉन बंगाली या बंगाली बनाम बाहरी बनाऊं। यही कारणों की वजह से खामियाजा भुगतना भी पड़ा था, एक मुख्य कारण था ये। पिछली बार और भी कारण थे। वो जो मध्य प्रदेश वाले कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी बन के गए थे ना, सत्यानाश कर दिया था। जहां तहां से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पता चला कि कहीं टीएमसी से जुटा रहे हैं, कहीं सीपीएम से जुटा रहे हैं, कहीं पता चला बीजेपी वाला ही बैठा हुआ है। सब टिकट उनको, पैसा का खेल हुआ, बहुत कुछ हुआ था। वहां जाने के बाद जो बताते हैं लोग कहानी कि पिछले चुनाव में क्यों हारे, अगर मैं बता दूं तो पता चला मेरे पे 3-4 नोटिस आ जाएगा। उसमें वहां, अरे मुझे सीनियर बीजेपी नेता ने बंगाल से कहा कि लड़की का भी खेल हुआ था। अब इसका मैं कैसे जवाब दूं? पैसे का खेल हुआ था, ये बोल रहे हैं। खैर वो गई, पिछला चुनाव हो गया। अब इस चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में माहौल कम से कम बीजेपी के अंदर उसके मुकाबले ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासित, थोड़ा सा कम नॉइजी, लेकिन जमीन पे ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल। और ज्ञानेश अगर जमीन पे ज्यादा काम नहीं होता है कि कोई भी गुंडागर्दी चुनाव में नहीं चलेगा। उन्होंने अपने बयान में साफ शब्दों में ये कहा है जी। और एक चीज और मैं पिछली बार से अंतर देख रहा हूं, इस बार बीजेपी का जो साइलेंट प्रचार में देख रहा हूं। पहले ये टीवी पे ये वो बड़े बड़े नेता अब नहीं कर रहे हैं। अब ये जाके कान में धीरे से बता रहे हैं कि चुपचाप कमल छाप। इसका पता है आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली की मीडिया में लगेगा कि अरे सारा नॉइज तो टीएमसी की तरफ हो रहा है। अगर ये काम नहीं होता ना तो 7.5 लाख लोग नहीं आते बिल्कुल ब्रिगेड ग्राउंड में। और वो नीचे का जो काम होता है ना, वो चुपके चुपके चोरी चोरी वाला, वो ज्यादा बंगाल में असरदार होता है। और इस बार वही बीजेपी कर रही है। मैन टू मैन मार्किंग इसको बोलते हैं संघ में, कि हर वोटर तक आपको 3 बार पहुंचना है। बिल्कुल। और ये नहीं बताना है कि बीजेपी को वोट दीजिए, सिर्फ ये कहना है कि पहली बार जैसे कि जाइए उनके घर तो कहा जाता है दीदी कोई दिक्कत, माने कोई परेशानी, तो बोलेंगे मेरे सामने वाली लाइट खराब है। तो अरे अगर ये कर सकते हैं अपने लेवल पे तो लाइट लगवा देते हैं। फिर अगली बार जाएंगे, दीदी लाइट लग गया ना, चाय पिलाओ, तो चाय तो पिलाएगा भाई, लाइट लगवाया उसके घर के सामने। वहां से फिर इनका परिचय हो जाता है। जब परिचय अच्छे से हो गया, हाय हेलो नमस्कार सलाम हो गया, तो फिर बोलते हैं कि देश के लिए और राज्य के लिए सोच के दो। बंगाल कहां था और कहां पहुंच गया, जरा आप सोच रहे हैं। इतनी इंडस्ट्रीज थी, लोग कमाने आते, जानी जाती है ग्राउंड लेवल, बूथ लेवल पे ऐसे करके ये करते हैं। बिल्कुल जनता के बीच में जाती है बीजेपी, जो शायद बड़े बड़े नेता ये भूल चुके हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता के साथ संवाद करेंगे, तभी आप उन तक पहुंच सकते हैं। एक आखिरी और छोटा सवाल पंकज जी, क्योंकि जिस घोषणा की आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उनका ये बयान पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 की वृद्धि की गई। इनकी सेवा ही हमारे समुदाय के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है। इस संशोधन के साथ अब उन्हें प्रतिमाह 2000 प्राप्त होंगे।
ठीक, चुनावी तारीखों का ऐलान, उससे पहले ममता बनर्जी का ये बयान या फिर घोषणा, यूं कहें कि किस तरीके से इस घोषणा को देखते हैं? क्या ममता बनर्जी अब समझ चुके हैं कि एक धर्म की राजनीति करना उनके लिए नुकसानदायक इस बार साबित होगा? नहीं नहीं, ममता बनर्जी की सिर्फ इस बात की चिंता है कि उनको एंटी हिंदू किसी तरह घोषित ना हो। वो हैं, लेकिन कम से कम पब्लिक में ये नहीं जाना चाहिए मैसेज। वो हिंदुओं में जैसे क्या होता है कि चुनाव के वक्त सीधे पुजारियों को ये पैसे दे, लेकिन पुजारियों के साथ साथ मस्जिदों वालों को भी दे दिया। तो वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करे कि मेरे लिए सब है। बीजेपी ये बताने की कोशिश करे कि ये जो महिला है ये घोर हिंदू विरोधी है। इसी नैरेटिव के आसपास चुनाव होगा। लेकिन इस बार रिलीजन या बांग्लादेशी घुसपैठिया रहेगा मुद्दा, मैं ये कह रहा हूं नहीं रहेगा, ये रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, आमार सुनार बंगला, इंडस्ट्रीज का माइग्रेशन, बंगाल की जो साख थी वो बर्बाद कर दिया बंगाल को, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव होगा वहां पे, देखिएगा। बाद में दिल्ली वाली मीडिया बांग्लादेशी रोहिंग्या करता रहे, मैं बंगाल जाके आया हूं, वहां के लोगों के मन में ये इशू नहीं है। मैं तो बांग्लादेश बॉर्डर वाले इलाके में भी गया, दंगा भी कवरेज करने गया। वो बताते, उनके लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, बंगाली बंगाली भाई भाई, ऊपर या इपार। बंगाली लैंग्वेज उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार तो वो भारत विरोधी हो भी सकते हैं, लेकिन बांग्ला विरोधी कभी नहीं हो सकते। ये उनका है, नेचर में है, और इसी के साथ आपको रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल, बंगाली सब नेशनलिज्म वहां बहुत प्रोमिनेंट है। बिल्कुल, एजेंडा दोनों पार्टियों की तरफ से सेट कर दिया गया है और इसके साथ ही तैयारी पूरी है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बंगाल की जनता किस ओर बह रही है, उनकी राय किस ओर बह रही है और उनका समर्थन किसे जाता है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद सामने आएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।